हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए आपके लिए, काफ़ी छुट्टियां हो गई। अब हम लोग वापस से शुरुआत करते हैं, यहाँ से वापस हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जो मेरे पहले वाले वीडियोस थे वो 10-10 मिनट के थोड़े से अजीब ही वीडियो हैं। ऑपरेशन से जैसे मैं बीमार हुआ था उस टाइम काफ़ी ऑफलाइन क्लासेज का भी ऑफ था, ऑनलाइन की क्लासेज का भी ऑफ था, और उनको ख़त्म करवाते करवाते अब जाके कुछ बैचेस ख़त्म हुए हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो अब मैं आज मंडे से वापस से इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, वापस वीडियो कंटिन्यू बनाने की शुरुआत करता हूँ। लेकिन वो 10-10 मिनट वाले वीडियोस थोड़े से अजीब हैं, तो मैं उनको वहाँ से हटाऊँगा। और वो हटाने से पहले ही मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को वापस बना देता हूँ। इसमें अपने पास 40, 45, 50 मिनट के वीडियोज़ होंगे, जिससे आप लोगों को चीज़ें सही समझ में आए। वो थोड़े से अजीब वीडियो हैं तो उनको मैं हटाऊँगा। तो अगले एक वीक में मैं आप लोगों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वापस से पढ़ा देता हूँ। उसमें कंप्लीट चीज़ें थी भी नहीं, इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट जो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस प्लस जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें स्लोप फॉर्म और वो काफ़ी सारी चीज़ें, मिरर इमेज, और वो मैंने बताई भी नहीं थी। तो अब हम लोग उसको पहले ख़त्म करते हैं। 3 टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आपको ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया है, मेंसुरेशन मैंने पढ़ाया है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा तो चुका हूँ लेकिन कंप्लीट नहीं था, तो अब मैं पढ़ा देता हूँ। और इनकी थ्योरी में कंप्लीट आपको ये जो 3-4 चैप्टर, जो 3 चैप्टर मैंने पढ़ाए कंप्लीट थ्योरी, प्लस इनके साथ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस, 200 के लगभग क्वेश्चंस कर चुका हूँ। अब जब जब टाइम मिलेगा, जब जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा, मैं उनके क्वेश्चंस और अपलोड करता रहूँगा और वीडियोज़ आते रहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगले एक वीक में, इस वीक में आपका कंप्लीट होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 या 7 दिन में। तो आप लोग इसको कंटिन्यू देखना ताकि पूरी की पूरी समझ में आए और आप लोग उन क्वेश्चंस को अपने आप ही बना पाओ। जो भी अपने पास एसएससी और सीडीएस के लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद ही कर पाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत क्यों हुई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोगों ने शुरुआत इसलिए क्योंकि हम लोग अलजेब्रा को रिलेट करने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री को रिलेट करने की कोशिश करते हैं अलजेब्रा से। क्योंकि अलजेब्रा में अगर कोई भी लाइन अपने पास है, ज्योमेट्री में कोई लाइन है, तो उसकी इक्वेशन अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग ये लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। शुरुआत हम लोगों ने इसलिए की, अपने पास जो 2 डायमेंशन की जो अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, 2D की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा है अपने पास, है ना, लेकिन अपने पास 2D वाली है, आसान आसान पॉइंट एसएससी पूछता है, तो उनको सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और एसएससी जिस लेवल का पूछता है उससे भी थोड़े से ऊपर की लेवल की चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो जैसा आप लोगों को पता है, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, और ऑनलाइन में इस टाइम पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पर। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहे अगर, तो अनअकैडमी प्लस पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और उसमें आप लोगों को अगर जब भी आप लोग फीस जमा करवाओ तो मैथ्स विद पवन राव जो रेफरल कोड है, या तो मैथ्स विद पवन राव कंप्लीट आप लोग लिखना, या पवन मैथ्स लिख देना, ओनली पवन मैथ्स लिख देना विदाउट स्पेस। तो आप लोगों को वहाँ से 10% डिस्काउंट हो जाएगा। उस पर डेली मैं 2 आवर्स क्लास ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये जो अपने पास एक बोर्ड है, ये अपने पास एक बोर्ड है, आपके पास कॉपी का पेन होगा, तो सॉरी कॉपी का पेज होगा, तो आप लोग अपने पेन से वहाँ पर कंप्लीट कोई भी एक पॉइंट बनाना। मैं बोलता हूँ मैं इस बोर्ड पर बना रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में कोई भी एक, कहीं भी एक पॉइंट बनाओ। तो आप लोग इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते हो, कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं हुआ। अब मैं दूसरा बोलता हूँ कि आप लोग कोई भी पॉइंट बनाओ, लेकिन ये जो बोर्ड है या आपकी कॉपी का जो हिस्सा है उससे 3 सेंटीमीटर नीचे बनाओ। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर बनाएगा, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर। पॉइंट फिक्स नहीं हुआ, कितने भी पॉइंट आप लोग बना सकते हो, इनफाइनाइट पॉइंट आप लोग बना सकते हो। अब मैं बोलता हूँ आपकी जो नोटबुक है उसके ऊपर वाले हिस्से से 3 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट वाले हिस्से से 10 सेंटीमीटर इस साइड, तो 10 सेंटीमीटर इस साइड और 3 सेंटीमीटर नीचे, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, किसी भी पॉइंट को, जैसे एग्जाम में ये तो दे ही नहीं सकता आपको कि आपके जो पेपर का हिस्सा है उसके ऊपर से 3 सेंटीमीटर नीचे और लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर इस साइड, ऐसा क्वेश्चन तो अपने पास दे नहीं सकता ऐसे लैंग्वेज। तो किसी भी पॉइंट को फिक्स करने के लिए हमेशा और हमेशा कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो मैथ्स में 2 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं
एक तो जैसे आपको पॉइंट फिक्स करने के लिए ऊपर वाले हिस्से की ज़रूरत पड़ी, एक लेफ्ट वाले की, तो दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग इन दो चीज़ों को यहाँ पर लिखते हैं। एक अपने पास एक्स एक्सिस है। शुरुआत करता हूँ मैं एकदम आसान पॉइंट से। जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहली बार अगर पढ़ रहा है तो वो भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है, और पहले से अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं तो भी आप लोग इसमें आसानी से समझ पाओगे जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हुए दो एक्सिस अपने पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पर ये पॉइंट जो एक्स का मान है यहाँ पर होता है 0, एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर होती है 0। आगे की तरफ अगर हम लोग चलें, यहाँ पर एक्स का मान 1, इधर चलोगे तो पॉजिटिव, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4 है और ये 5 है। और पीछे की तरफ अगर आओगे तो y की वैल्यू माइनस, एक्स की वैल्यू -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। ऐसे ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो y का मान यहाँ पर 0 0 होता है, y का मान यहाँ पर होगा 0 इस पॉइंट पर। ऊपर चलोगे तो पॉजिटिव, और यहाँ से नीचे अगर आओगे तो नेगेटिव, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे नीचे की तरफ अपने पास चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, ये जो एक्स का मान भी यहाँ पर 0 है और वाई का मान भी 0 है, तो ये जो एक पॉइंट जहाँ पर दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु। और मूल बिंदु पर अपने पास दोनों की जो वैल्यू होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मान होता है 0। अगर अपने पास कोई भी पॉइंट यहाँ पर डिनोट करना पड़े, याद रखना एक्स का मान 3 और वाई का मान 4, यहाँ पर डिनोट करना पड़े तो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे, वाई का मान यहाँ से लेंगे और हम लोग लिखेंगे 3 × 4। जब भी हम लोग लिखते हैं एक्स का मान हम लोग पहले लिखते हैं और वाई का मान हम लोग बाद में लिखते हैं। शुरुआत जब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। ध्यान रखना, ये वीडियोज़ में पहले डाल चुका हूँ लेकिन वो थोड़े अजीब हैं, उनको मैं हटाऊँगा। तो उससे पहले क्यों ना नया एक बार नए वीडियोज़ डाल देता हूँ। 1 वीक की बात है, फिर नया पॉइंट की शुरुआत करेंगे, 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखना, कभी भी परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चाहिए आपको एक्स एक्सिस से, वो बोले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आंसर होता है 4, यानी वाई का मान। कभी भी ये पूछे कि एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ तो यह आंसर होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 4 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछे तो। और कभी भी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछा आप लोगों से, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, तो उसका आंसर होता है ये वाला। याद रखना, इस पर आगे की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ से आगे की तरफ अगर चलें तो अक्स यहाँ से y का मान हमेशा इस लाइन पर 4 ही रहना है, चाहे कहीं पर चलो y का मान 4 रहेगा और अक्स का मान यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, अक्स का मान चेंज होता रहेगा और y की वैल्यू तो इस पर 4 ही रहनी है। तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग आगे चलें तो अक्स का मान तो बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट अक्स का मान 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन मुझे ये बताइए y का मान इस पॉइंट पर कितना रहेगा? 0। इस लाइन पर y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी। तो अक्स एक्सिस को हम लोग अगर लिखना चाहें तो y = 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर ये जो लाइन इस पर खींचोगे, वो अक्स का मान यहाँ पर 3 रहेगा, चाहे कितना भी ऊपर चले जाओ, चाहे कितना भी नीचे चला जाओ, y का मान तो चेंज होता रहेगा, अक्स की वैल्यू 3 रहेगी। तो यहाँ पर इस लाइन पर अक्स की वैल्यू 2 रहेगी, इस लाइन पर अक्स का मान 1 रहेगा, इस लाइन पर अक्स की वैल्यू 0 रहेगी। तो y एक्सिस पर हम लोग बोल सकते हैं अक्स का मान कितना है? 0। y एक्सिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि अक्स का जो मान है वो अपने पास 0 है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो एक अक्स एक्सिस है, एक y एक्सिस है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है, मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को, 3 और 4 नहीं लेकर हम लोग अक्स और y की फॉर्म में अगर कभी लें तो ध्यान रखना, अक्स और y की फॉर्म में अगर लेते हैं हम लोग, तो अगर कभी भी y एक्सिस से अक्स एक्सिस से पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो यह आंसर होता है जो y का मान होता है। और ध्यान रखना, अक्स को बोलते हैं हम लोग अब्सिसा, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ये आप लोगों को नाम पता होने चाहिए। जो अपने पास जैसे 3,4 है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने पास अब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट 4 है, कोटि अपने पास 4 है। क्योंकि ये नाम बस सिर्फ नाम पता होना चाहिए। जैसे 3x + 12y, 3x + 2y - 6 = 0, और वो बोलता है कि अब्सिसा जो है, भुज जो अपने पास है वो अगर 2 है तो बताइए कोटि कितना होगा, ऑर्डिनेट कितना होगा?
तो जब तक आप लोगों को ये पता ही नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाओगे, जब तक पॉइंट ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाओगे। तो ध्यान रखना कोटि का जो मान होता है, भुज की मान मतलब अक्स दिया हुआ उससे मतलब, तो 3 गुना 2 6 प्लस 2y माइनस 6, 3 गुना 2 आएगा ना यहाँ पर, 3 इंटू 2 6 बराबर 0, कट गया तो y का मान कितना आ गया 0, ये अपना आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं जो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना आप लोग, फिर मैं शुरुआत करता हूँ पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसमें अपने पास टोटल जो पॉइंट होंगे वो अपने पास 11 या 12 पॉइंट होंगे। प्रत्येक पॉइंट को पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा, पहले मैं बेसिक पूरी थ्योरी बताऊंगा और फिर उस पर बेस सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो एक कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। और जो स्लोप फॉर्म वगैरह आगे की जो थोड़ा सा एसएससी में नहीं पूछता वो क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे, और दर्पण प्रतिबिंब वाला मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा जो एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, अक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ध्यान रखना अक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई का मान पॉजिटिव, यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, अक्स भी और वाई भी। यहाँ ध्यान रखना अक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव, और पहले हमेशा अक्स को लिखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे और ये भी मैं बता चुका हूँ, अक्स एक्सिस पर y इक्वल्स टू 0 होता है और y एक्सिस पर अक्स इक्वल्स टू 0 होता है, ये मैं बता चुका हूँ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी पूछे, कोई भी पॉइंट है 5,7, कोई पूछे कि अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अक्स अक्स से लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर पूछे तो इसका मान होगा फिर अपने पास 7, और y एक्सिस से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अपना आंसर होगा 5। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पॉइंट्स के, एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझाते चलूँगा और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो पहले पॉइंट की हम लोग शुरुआत करते हैं, पॉइंट फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, और ध्यान रखना इनके क्वेश्चंस हम लोग बाद में करेंगे। पहले कंप्लीट अगर थ्योरी आपके समझ में आ जाती है, अगले 2 या 3 वीडियो में एक बार थ्योरी समझ में आ जाए, उन पर बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चन सारे के सारे एक साथ कर लेंगे, तो चीज़ें उससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी और सही तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी अगर कभी भी निकालनी है तो इसका तरीका देखो क्या होता है, एक बार समझो। मैं इसके सभी के डायरेक्ट अपने पास 11 पॉइंट हैं और 11 या 12 13 जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी के फॉर्मूले में आप लोगों को लिखवा सकता हूँ। वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 मिनट का और आज इसकी थ्योरी खत्म, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होना, वो तो किसी भी बुक से भी आप लोग ले सकते हो, वहाँ से आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले रट सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा बेसिक से पढ़ेंगे, फॉर्मूला लास्ट याद तो करना ही है, लेकिन वो आया कैसे, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, वो सारे के सारे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे और उनको हम लोग सीखेंगे, ताकि आप लोगों को वो फॉर्मूला जब एक बार सीख जाओगे तो लास्ट पॉइंट फिर अपने आप याद रहेगा और उसको याद करने में भी आसानी रहती है। नहीं तो अचानक सिर्फ और सिर्फ चीज़ें लिखवा दी जाए, उसको रटना थोड़ा सा आसान नहीं रहता। तो ध्यान रखना अपने पास ये मूल बिंदु है 0 0, ये पॉइंट 1 है, ये अपने पास 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये अपने पास -1 -2 -3 -4। अक्स का मान 0 है, वाई का मान भी 0 है, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 और नीचे चलता है -1 -2 -3 -4। ध्यान रखना कोई भी पॉइंट यहाँ पर है, मान लो 5,4, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है 5,4 मान लीजिए, वो पूछे कि अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी तो तुरंत आप लोग बताओगे 4। कोई पूछे कि वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी तो तुरंत आप लोग बताओगे 5। अक्स एक्सिस से पूछे तो ये वाला आंसर होता है, वाई एक्सिस से पूछे तो ये वाला आंसर होता है। यहाँ पर मान लो कोई भी पॉइंट अपने पास है 1,1, ध्यान से सीखना आप लोग। कोई कहे कि अपने पास अक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी तो आप कहोगे 1, ये 1 आ गया। और यहाँ पर परपेंडिकुलर अगर डाल दें हम लोग, ये परपेंडिकुलर अगर डाल दें तो ध्यान रखना है टोटल यहाँ तक 4 था और ये अगर 1 है तो ऊपर वाला कितना बचा अपने पास 3। बात समझ में आ रही है ना, टोटल अपने पास 4 था, पूरा का पूरा अपने पास 4 था और नीचे वाला अगर 1 है अपने पास तो ऊपर वाला 3 ही तो बचेगा। ऐसे ये अपने पास 5 है टोटल और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल दें, हमें पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 1, 1 और 1 है तो दोनों 1 और 1 ही रहने, y का मान भी 1 है और x का मान भी 1 है तो ये 1, तो टोटल अगर 5 था और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है
इनको इधर लिख देता हूँ मैं। ये टोटल 5 था, ये दूरी अगर 1 है तो इधर वाला कितना बचा 4, तो ये 4 है तो ये भी 4 है। तो क्या आप लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितने का स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। अब वहाँ पर क्या होगा कि हम लोग जब फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पर पॉइंट्स नहीं मानकर, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मानकर हम लोग मानेंगे x1 y1 है, और ये सभी जगह ये काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा ये पॉइंट। एक चीज़ ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो ये दूरी होती है y1 माइनस y2 जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये बहुत सारी जगह आपके लिए काम आएगा। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं हम लोग, मान लो x2 y2। तो सीखना, और अगले 4 5 6 वीडियो में आपके सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो देखो ये अपने पास दूरी y1 है और ये अपने पास y2 है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगी अपने पास, ये बचेगी y1 माइनस y2। ऐसे ही कंप्लीट डिस्टेंस जो है अपने पास यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल x1 है, और ये अपने पास x2 है, तो ये x2 है तो ये भी x2 है, तो इधर वाला बचेगा x1 माइनस x2। तो परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सेम वही रहेगी, x1 माइनस x2। और इसको अगर हम लोग d माने तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो होगा, d का जो दूरी होगी, d बराबर अपने पास होगा, हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से डी स्क्वायर बराबर, और रूट लोगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास डिस्टेंस निकालने का, अगर कभी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हमेशा ये होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसी के साथ दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन अगर एक पॉइंट ओरिजिन पॉइंट अगर है, एक ओरिजिन पॉइंट अगर है, एक अगर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। जब दो पॉइंट आप लोगों को लेने पड़े तो एक को हम लोग लेंगे x1 y1 और दूसरा हम लोग लेंगे x2 y2। लेकिन एक पॉइंट हमें पता है और दूसरा हमें लेना है, तो उसको x और y ले लेते हैं। तो x और y ले लोगे तो हम लोग लिखेंगे फिर d बराबर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन पॉइंट। एक मूल बिंदु अगर है तो फिर हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट यही लिख लेते हैं। जैसे अगर कभी भी अपने पास कोई भी पॉइंट है 3,4 और इसकी मूल बिंदु से दूरी अगर चाहिए तो दूसरा पॉइंट तो 0 0 ही है, तो x1 माइनस x2, 3 में से 0 माइनस करोगे, 4 में से 0 माइनस करोगे तो 3 ही रहना है, और 4 में से 0 माइनस करोगे तो 4 ही रहना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 अपना आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास पहले 2 पॉइंट। आगे मैं सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अगर अपने पास इंटरनली डिवीजन हो और फिर एक्सटर्नली डिवीजन अगर हो तो 3 नंबर पॉइंट की हम लोग शुरुआत करते हैं। 3 नंबर पॉइंट है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला। पहले हम लोग पढ़ेंगे अंतः विभाजन और फिर हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन। पहले हम लोग इंटरनली डिवीजन पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली डिवीजन। तो ध्यान देना 3 नंबर पॉइंट कैसे आया, कैसे होगा, क्या है क्या नहीं है, वो सारा का सारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अब आपके समझ में आ जाएगा, अब आपके पॉइंट समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, एक अपने पास एक्स एक्सिस है और एक अपने पास वाई एक्सिस है। तो अपने पास कोई भी पॉइंट के निर्देशांक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है इसके निर्देशांक मान लो x2 y2, और ये कोई भी लाइन सेगमेंट है, इसको कोई भी पॉइंट है जो इसको बांट रहा है m/n के रेशियो में। ये m/n के रेशियो में अगर बांट रहा है ये, तो आप लोग ध्यान रखना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए x और y है, या निकाल रहे हैं हम लोग इसको। एक बार x और y मान लिया और x और y का मान हमें निकालना है। ये दे देगा 2 3, ये दे देगा 3 5, और उसके बाद कोई भी पॉइंट अंदर की तरफ है। पहले मैं अंदर वाला समझा रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को बाहर वाला समझा रहा हूँ। ये है अपने पास सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट नंबर 3, और ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालें हम लोग, थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी अपने पास y1 और ये डिस्टेंस होगी अपने पास y। तो यहाँ से ये डिस्टेंस y1 एक बार लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस y होगी, और यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डालें तो ये डिस्टेंस होगी y2। इसके जो निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अपने पास x2 y2, तो ये दूरी होगी अपने पास y2। तो टोटल अपने पास y1 है, ये अपने पास y है, यहाँ पर ये अपने पास y है। तो परपेंडिकुलर अगर डाल दोगे तो ये दूरी क्या अपने पास y1 माइनस y होगी क्या?
ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर अगर डाल दोगे, टोटल y है और ये अगर y2 है, तो परपेंडिकुलर अगर डाल दिया तो ऊपर वाला सिर्फ अपने पास कितना बचा, y माइनस y2। बाकी जो चीज़ें अपने काम की नहीं है उनको मैं एक बार हटाता हूँ। ऐसे आप लोग ध्यान रखना, पीछे जब आओ ये पॉइंट x1 है और ये पॉइंट अगर x है, तो x एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को निकालने हैं, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालनी है, तो ये होगा x1 माइनस x, जो थोड़ी देर पहले किया था सेम, और ये होगा x माइनस x2। याद रखना, जैसे आप लोगों को पता है कि दोनों लाइन अपने पास परपेंडिकुलर हैं, एक ही लाइन पर अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो दोनों पैरेलल होती हैं, और दो पैरेलल लाइंस पर फिर से परपेंडिकुलर अगर हम लोग डाल दें, इस पर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, आगे जाकर ये इस पर 90 डिग्री होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, और इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन और ये लाइन भी दोनों पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल होते ही आप लोग ध्यान रखना, अपने पास दो लाइन अगर पैरेलल हैं, इसको समझ लेना, वीडियो एक बार अगर नहीं समझ में आए कि लाइन पैरेलल क्यों है, तो एक बार फिर से पीछे करके वापस आप लोग देख लेना। तो ये x1 माइनस x है, ये x माइनस x2 है, और ये लाइन इसके पैरेलल अगर है तो ये कोण 90 डिग्री, और लाइन पैरेलल होते ही ये कोण इसके बराबर होगा। और दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो इसकी ये साइड m है, तो हम लोग लिखेंगे इसकी ये साइड n है। सिमिलर ट्रायंगल की दो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, हम लोग लिखेंगे इसकी साइड x माइनस x2 है, और इसकी जो साइड है वो है x1 माइनस x बराबर तीसरी साइड, तीनों साइड ही समान अनुपात में होती हैं, तीनों साइड से प्रोपोर्शन में होती हैं, इसकी साइड y माइनस y2, और इसकी जो साइड है वो अपने पास होगी y1 माइनस y। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, पहले और दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फिर सेकंड और थर्ड से करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर दें तो अपने पास आएगा m, ये अपने पास वापस देखते हैं, दोनों जगह यही आ गया, x माइनस x1 आएगा, ये वाला जो नीचे वाली साइड होगी, ऊपर वाला x माइनस x2, तो ये होगा x1 माइनस x, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब इन दोनों को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m x1 माइनस एम एक्स बराबर एन एक्स माइनस एन x2, ये इधर आएगा अपने पास, तो m x1 प्लस एन x2 इधर आके प्लस बराबर आएगा एन एक्स प्लस एम एक्स। अगर मुझे x का मान निकालना हो तो यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, तो x के जो कोऑर्डिनेट्स अपने पास आएंगे वो आएंगे m x1 प्लस एन x2 अपॉन अपने पास m प्लस n। यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आएगा m x1 प्लस एन x2। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे इसको, तो यहाँ पर m x2 मतलब उल्टा पॉइंट जाएगा अपने पास, जो पॉइंट जाएगा इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग कि सर आपने तो m x1 लिख दिया और फॉर्मूले में m x2, तो ये पॉइंट जब प्रूव करोगे, ध्यान रखना ये प्रूव करोगे तो अपने पास किधर भी पॉइंट आप लोग मान सकते हो, पॉइंट किधर भी माने जा सकते हैं। वैसे किसी फॉर्मूले में जब बुक में देखोगे तो आप लोगों को ये लिखा हुआ मिलेगा m x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। तो मैं इस पॉइंट को पहले भी ऐसे ले सकता था कि इधर वाला x2 y2 ले लो और इधर वाला x1 y1 ले लो, और जैसा आपकी बुक में है वैसा आप लोगों के सामने प्रूव हो जाएगा। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं मिलता, उससे हमें मतलब वो पॉइंट तो आ जाता लेकिन ये चीज़ सीखने को नहीं मिलती। ध्यान रखना, ये अपने पास इधर ले लिया x1 y1, और इधर पॉइंट किधर भी आप लोग ले सकते हो, बस आपको याद ये रखना है कि जो दूसरी तरफ जो दूर होता है उससे हम लोग गुना करते हैं, m का इंटू x1 से और n का इंटू x2 से हम लोग करेंगे। m का इंटू किया हम लोगों ने यहाँ पर, ये पॉइंट इस प्रकार से m लिखा हुआ ये मिलेगा, लेकिन अपना ये आया है m x1 एन x2 अपॉन m प्लस n। तो x1 x2 किधर भी आए उस पर फर्क पड़ता ही नहीं है। ध्यान रखना, हमें दूर वाले पॉइंट से m का इंटू करना है x1 से और n का इंटू करना है x2 से अपॉन m प्लस n। तो जब भी इस प्रकार से, अब पॉइंट तो कैसे भी हो सकता है, लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसे मान लो, ये लो जो आपका बुक्स में जो लिखा हुआ है या आप लोग जब पढ़ते हो बार बार वो x1 y1, तो इसको m अनुपात n मान लो। तो अब वही जो दूर होता है उससे हम लोग गुना करते हैं, यहाँ से दूर जो है m x2 n x1, फिर फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को नहीं रटना है, मैं ये चीज़ आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो दूर होता है उससे इंटू होता है। जैसे n का इंटू अपने पास जो होगा वो n का इंटू अपने पास दूर अपने पास y1 है, अपने पास अगला जब करोगे और m का इंटू y2 से, तो m y2
प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, नीचे तो अपने पास यही आना है। जब आप लोग इन तीन फर्स्ट और थर्ड को अगर करोगे तो अपने पास वो वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखना मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट x1 y1 इधर लिया आपको समझाने के लिए x2 y2, ताकि वो फॉर्मूला आपको जो बुक्स में लिखा हो फिट दिमाग में नहीं रहे कि x, क्योंकि वहाँ पर ऐसा थोड़ी ना आएगा कि ये x1 x2 है, ये अपने पास x1 y1 है और ये x2 y2 है, ऐसा तो आएगा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो दूर पॉइंट होता है उससे इंटू होता है, और ये चीज़ें तो हम लोगों ने MPG में भी पढ़ी थी अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान देना। आपने अगर कहीं भी अंतर विभाजन लिया है, इंटरनली डिवीजन अगर लिया है, कोई भी पॉइंट अगर अंदर है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 अगर है और इसको काटे m अनुपात n में, तो ध्यान रखना इधर पॉइंट x2 y2 ले लिया हम लोगों ने, अब इधर x1 y1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, क्योंकि वहाँ पर अपने पास ऐसा आएगा, लिखा हुआ तो आएगा नहीं कि कौन सा x2 y2 लेना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 3 और 2 है, ये मान लो 5 और 7 है, जो इसको काट रहे हैं 2 अनुपात 3 में, ऐसा कोई पॉइंट है। तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर आप लोगों को निकालना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लोगों को निकालने हैं, तो अपने पास 2 का गुना करेंगे 5 से 10, उल्टा जाता है, ये इधर जाएगा और ये इधर 3 का गुना करोगे 9, 3 से तो 9 बटे 5, 2 का गुना करोगे 7 से 14 और 3 का गुना करोगे 2 से 6 बटे 5, इसको सोल्व करने पर 19 बटे 5 कोमा 4, ये अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और ये जो होगा वो होगा m y2 प्लस n y1, उल्टा जाता है याद रखना, अपॉन m प्लस n। कभी भी अगर हम लोगों को इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं पहले से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और रेशियो अगर अपने पास पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट के जैसे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a, b, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर लिख देंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू a, और इसके बराबर b। वैसे सोल्व करने के बजाय हम लोग ताकि a की अलग से m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू b, ये दो अलग अलग इक्वेशन सोल्व करने के बजाय एक ही इक्वेशन से सोल्व करें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो ही मान लेंगे m/n/1। तो यहीं से अपने पास, और m/n को हम लोग लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा या k जो आप लोग मानना चाहो। तो जब पहले अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे, रेशियो देकर कोऑर्डिनेट्स पूछे, तब तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन कभी भी अगर आप लोगों को पहले से रेशियो अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और रेशियो पूछे, तो हम लोग λ/1 ही मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों से पूछे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 19/5,4 हैं, तो बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो रेशियो में हम लोग 2:a:b मानने के बजाय λ/1 मान लेंगे, ताकि एक ही इक्वेशन सोल्व करनी पड़े, और फिर हम लोग लिखेंगे 1 का 3 से इंटू होगा तो 3, और लैम्डा का इंटू होगा 5 से तो 5 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 19/5। या तो पहले वाले को सोल्व कर लो या दूसरे वाले को सोल्व कर लो, और ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना दोनों के कोऑर्डिनेट्स देगा भी नहीं, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत ही नहीं, हमें तो एक की ज़रूरत है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स देगा नहीं, या तो एक्स के दे देगा या वाई के दे देगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग 15 प्लस 25 लैम्डा इक्वल्स टू 19 लैम्डा प्लस 19, तो ये अपने पास इधर आके माइनस करोगे तो 6 लैम्डा इक्वल्स टू 4 है, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा सोल्व करने पर 2/3। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 2/3 आई है तो 2/3:1, 3 आगे चला जाएगा, रेशियो वही आना है 2:3। क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे आगे, तब आप लोग ज़्यादा समझ जाओगे, जब आप लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। यही अगर अपने पास एक्सटर्नली डिवीजन हो, बाह्य विभाजन हो, ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे पास 12 या 13 पॉइंट हैं, जिसको हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को फिर पता लग जाएगा कि कितना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और एक बार पूरा अगर बेसिक आप लोग पढ़ लेते हो, तो फिर उसके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ध्यान रखना यहाँ पर अपने पास कोई भी, अपने पास x1 y1 और ये x2 y2, अगर कोई पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे यहाँ पर x, y, तो ये रेशियो अगर m है और ये रेशियो अगर n है, अगर कोई भी पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करे, बाहर की तरफ अगर कोई भी पॉइंट हो, तो ध्यान रखना इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने पास होंगे m का इंटू x2 से m x2
माइनस एन अक्स वन अपॉन एम माइनस एन। अब की बार प्लस की जगह माइनस आता है, सिर्फ इतना चेंज होगा, बाकी लगाना वही सिमिलरिटी है। जब आप इसको प्रूव करो तो खुद करना, ये पॉइंट लगानी वही सिमिलरिटी है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ मानना, एक यहाँ पर मानना, अक्स वाई बाहर की तरफ मानना। अब की बार ये पॉइंट अक्स कोमा वाई, ये अक्स टू वाई टू है और ये अक्स वन वाई वन है। तो जब आप लोग ऐसे इसी तरीके से परपेंडिकुलर डाल के प्रूव करोगे तो अपने पास अक्स एक्सिस के निर्देशांक ये आएंगे और वाई अक्स के जो निर्देशांक आएंगे वो आएंगे एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। फॉर्मूला पहले वाला ही है, सिर्फ इसके साथ लग जाएगा माइनस का साइन। कभी कभार आप लोगों को ऐसे बोलेगा कि कोई भी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है, आप लोगों से ये बोलेगा कि कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है तो रेशियो बताइए। तो रेशियो जैसे अपने पास मान लो आ गया है -3:22, ये आ गया है। तो आप लोग अंत विभाजन मान के, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट आपको दे तो वहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई भी पॉइंट है, जैसे 2 पॉइंट दे दिए 2,3 और 5,7, इसके बीच में कोई पॉइंट दे दिया जैसे 19/4,5 जैसे पिछली बार था। तो यहाँ पर ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अपने पास हम लोग मान लेंगे λ/1 में। तो रेशियो आ गया था 2:3 जो थोड़ी देर पहले आया था, मैंने यहाँ से मिटा दिया है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे, अगर कभी भी आपको एक्सटर्नली डिवाइड कोई पॉइंट दे दे बाहर पॉइंट, तो भी आप लोग उसको अंत विभाजन मान के ही कर लेना। तो अंत विभाजन मानने के बाद अगर नेगेटिव साइन आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, जैसे सोल्व करने पर आ गया -2,3, तो माइनस अपने पास रेशियो में आया, इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि एक्सटर्नली डिवीजन है, बाह्य विभाजन है। बस माइनस का मतलब आपको ये समझना है, बाकी आप लोग पहले अंदर वाला ही मान लेना। जब भी आपको रेशियो अगर कभी पूछे तो आप लोग वो पॉइंट दिए हुए मिलेंगे 3, ये पॉइंट और जो डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट। तो आप लोग चाहे बाह्य हो चाहे अंत हो, आपको उसको देखना ही नहीं है, आप तो अंत ही मान लिया करो। और अंत मानने के बाद इंटरनली डिवीजन मानने के बाद सोल्व कर लो कंप्लीट, जैसे थोड़ी देर पहले किया था। और उसके बाद पॉजिटिव आए तो आपने जो किया है सही किया है, नेगेटिव आए तो भी सही किया है। बस आपको नेगेटिव से ये समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नली डिवीजन है, वो नेगेटिव साइन तो हटा देना और उसके साथ आप लोग एक्सटर्नली लिख देना बाह्य विभाजन है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। आप लोग अंत विभाजन और बाह्य विभाजन सेक्शन फॉर्मूला आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये थ्योरी आप लोग पढ़ते चलो, जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ पॉइंट नंबर 4, जो जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन ax + by + c = 0। और ये जो अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ये क्यों होता है, कहाँ से आया, कैसे आया, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी बाद में। ये आता है पूरा का पूरा स्लोप से बनता है ये चीज़ें, लेकिन कहाँ से आई वो बाद में समझ में आएगा। अभी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये 0 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, -1, -2, -3, -4, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1, -2, -3, -4। यहाँ पर देखिए, अब आप लोग ध्यान रखना 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर अपने पास कोई भी लाइन की इक्वेशन, किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। ध्यान रखना, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन इनफाइनाइट हो सकती है। मैं बोलूँ कि एक पॉइंट है अपने पास 3,4, तो क्या लाइन फिक्स हो गई क्या? इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम लोग बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन हम लोग खींच सकते हैं। एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन इनफाइनाइट हो सकती हैं। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है कॉमन लाइन, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी लाइन को अगर ड्रॉ हमें करना है तो हमेशा और हमेशा 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दो पॉइंट्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कोई भी इक्वेशन अपने पास ऐसे है, लाइन की इक्वेशन है 3x + 4y - 12 = 0। तो अब ये लाइन की इक्वेशन है और कोई कहे कि इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट, बाद में आप लोग डायरेक्ट ही सीख सकते हो कि अक्स को काटेगी ये 4 पर और वाई को काटेगी 3 पर। इसको देखकर हम लोग नीचे लाएंगे, तो अक्स में इसमें इसका भाग दोगे तो 4 और इसमें इसका भाग दोगे तो 3। तो इसको काटेगी अक्स 4 पर और इसको काटेगी 3 पर। ये लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बाद की हैं, पहले इन चीज़ों को नहीं रटना आपको। ये बाद के पॉइंट हैं। जब धीरे धीरे हम लोग जैसे एक स्टेप वाइज अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को हमेशा चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो पहले सिस्टमेटिक पढ़ते हैं।
जब ये पॉइंट आएगा डायरेक्ट कैसे हुआ उस टाइम मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान रखना, किसी भी लाइन को ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। एक पॉइंट अपने पास अक्स और वाई के 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। एक बार अक्स की वैल्यू 0 मान लो, एक बार वाई की वैल्यू 0 मान लो। अक्स की वैल्यू 0 मानोगे तो वाई का मान 3, और वाई का मान 0 मानोगे तो अक्स की वैल्यू 4। तो 0,3 अक्स का मान 0, ध्यान रखना वाई एक्सिस पर होता है, तो 0,3 ये पॉइंट है एक तो। और दूसरा पॉइंट अपने पास 4,0, वाई 0 अक्स एक्सिस पर होता है तो 4,0 ये वाला पॉइंट है। अब कोई कहेगा कि सर आपने 0 कैसे मान लिया? आप जो मर्जी है वो मानो, जैसा आपका मन कर रहा है, जो आप लोगों को मर्जी है वो आप लोग मानिए। 0 हम लोगों ने मान लिया, आप 1 भी मान सकते हो, आप 2 भी मान सकते हो, लेकिन उससे पॉइंट्स में आएगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा पॉइंट माने जिससे जल्दी हो जाए, जल्दी करने के लिए हम लोग मान रहे हैं। बाकी आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, ध्यान रखना। तो अपने पास एक लाइन ये है। दूसरी, अब अगर अपने पास लाइन है, दूसरी लाइन की इक्वेशन मान लो अपने पास है 2x + 3y - 6 = 0। इस लाइन को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट चाहिए। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट वाली चीज़ें बाद में सीखेंगे। अभी आप लोग x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, तो x का मान 0 रखोगे तो y का मान 2, और y का मान 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3। तो 0,2 x की वैल्यू 0, y का मान 2 यहाँ पर आएगा, और ये अपने पास 3,0 अपने पास पॉइंट यहाँ पर आएगा। ऐसे ही चला जाएगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए, कभी भी 2 लाइन अगर हैं, 2 लाइन अगर कभी भी अपने पास हैं, 2 लाइन अगर कभी भी अपने पास हैं, तो 3 ही कंडीशन बन सकते हैं। या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मतलब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और या एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी, ओवरलैपन करेंगी। 3 ही कंडीशन बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। अब किसी को ये लगे कि परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर हो इसका मतलब इंटरसेक्ट तो करेंगी ना। और परपेंडिकुलर कब होती है वो कंडीशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर है तो इंटरसेक्ट करेंगे। 3 ही कंडीशन हो सकती हैं। अब जब भी ये 3 कंडीशन हो सकती है और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन माना जाता है। तो ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये पैरेलल लाइन कहीं पर इंटरसेक्ट करती है नहीं, इंटरसेक्ट अगर नहीं करती तो इसके कितने हल होंगे? 0 हल होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन या 0 हल। और ध्यान रखना एक दूसरे के ऊपर नीचे अगर हो तो इनफाइनाइट जगह कट करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब जब भी आप लोगों के पास 2 लाइन की इक्वेशन आए तो ऐसे बना के थोड़ी ना देखोगे कि इंटरसेक्ट कर रही हैं या पैरेलल हैं या ऊपर नीचे हैं। तो फिर आप लोग डायरेक्ट कैसे पता करोगे? जब भी ऐसा आ जाए तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कैसे करोगे? यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि जब भी अपने पास एक लाइन हो तो जनरल इक्वेशन ये होती है, लेकिन 2 लाइन अगर लिखनी पड़े तो फिर लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी लाइन हम लोग लिखते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोग याद रखना, ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा हो तो आप लोग क्या करोगे कि आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चेक करोगे कि a1/a2 = b1/b2 है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है ये, तो आप लोगों को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। C1 और C2 को बराबर हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये बराबर नहीं हो तो ध्यान रखना दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, आंसर हमेशा एक होगा, ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसा है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बराबर हैं तो कंडीशन बनेगी कि C1 और C2 को भी चेक करना है। या तो ये बराबर नहीं होंगे, जब बराबर नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना, बराबर हो गए तो अगले को चेक करना है, या तो बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। ध्यान रखना ये बराबर अगर हो गए तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और पैरेलल होते ही कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन यानी 0। और अगर ऐसा कभी भी है इसका मतलब एक दूसरे पर ओवरलैपन करेंगी, अतिव्यापन करेंगी, तो ध्यान रखना इनफाइनाइट जगह कट करेंगी तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर ये 2 अगर लाइन है तो आपको डायग्राम बनाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कैसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ें मैं आपको स्लोप पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में हम लोग स्लोप वाली चीज़ें ही पढ़ेंगे। जब अगली क्लास में मैं आपको स्लोप पढ़ाऊंगा उस टाइम ये समझ में आ जाएगा। और ये 3 क्लास की अपनी थ्योरी है, फिर एक क्लास लास्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिरर इमेज, फिर इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा, फिर ये सारा का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एक वीक में ये हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो देखो
और वो पहले वाले जो वीडियोज़ हैं 10-10 मिनट के, वो थोड़े अजीब हैं, तो उनको मैं वहाँ से हटा दूंगा, उनको मैं अब वहाँ से हटा ही दूंगा। तो यहाँ पर A1/A2 3/2 चेक करते हैं, बराबर B1/B2 4/3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आगे वाले चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनका एक हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा। और ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो अक्स और वाई का मान जैसे आप लोग चाहो वैसे निकालना है। वैसे मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट आप लोग कैसे निकालोगे, वो तो मैं सिखाऊंगा ही आप लोगों को, लेकिन अभी वो अपना काम नहीं है। अभी ये 3 पॉइंट अपना याद रखने का काम है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये 12-13 पॉइंट हैं जो मैं कंप्लीट आपको बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा, और ये 3 या 4 क्लास की थ्योरी है। 2-3 क्लास में आप लोगों को मैं इसके ठीक ठाक क्वेश्चंस करवा दूंगा, उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अब कंटिन्यू रहने की कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।